नमस्कार, मैं हूं हिमांशु भायानी और आप देख रहे हैं डेटलाइन गुजरात न्यूज़.com का डिजिटल वीडियो बुलेटिन हिंदी भाषा में। तो क्या है आज की खबरें? आज अगर खबरों की दुनिया की हम बात करें तो समूचे विश्व में यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पे सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की ही खबरें हैं। ऐसे माहौल में पूरे दुनिया में क्या हो रहा है ये थोड़ा खबरें निकालना थोड़ा टफ हो गया था, क्योंकि हर जगह पे हेडलाइन या कोई भी डिजिटल मीडिया ले लीजिए, खबरें सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की ही है। तो ट्रंप के सामने जो 34 चार्जेस लगाए गए, उन्होंने उसका मतलब कहा कि नॉट गिल्टी, तो इसकी वजह से लीगल पॉसिबिलिटीज़ उसके सामने केस करने की बढ़ सकती है, ऐसा ही कुछ रिपोर्ट्स भी आए वर्ल्ड के मीडिया में। और साथ ही साथ उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। और स्टॉमी डैनियल्स जो थी, जिसका जो केस था, स्टॉमी डैनियल्स, तो उसको कहा गया, मतलब यूएस की कोर्ट ने कहा है कि आप इनका ट्रंप का जो लीगल फीस है $1.25 लाख के आसपास, वो आप दे दीजिए। आगे बात करते हैं जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी बेबी टेल्क जो बनाती है, उसने कहा है कि वो दिवालिया हो सकती है, मतलब चैप्टर 11 के लिए फाइल किया है। कहा है कि भाई जो केस चल रहा है टेलकम का, जो जिसकी वजह से वो कस्टमर्स को पैसा देना पड़ेगा करीबन 8.9 मिलियन, तो जो टेल्क लॉ सूट है उसके चलते उन्होंने कहा है कि भाई हमारे में अभी कैपेसिटी नहीं है, तो ये आप ले लीजिए हमारा धंधा, हम दिवालिया हो जाएंगे और बाद में पैसा दे सकते हैं। रशिया और यूक्रेन की वॉर जोन की अगर हम बात करें तो पुतिन बंकरों में छुप रहे हैं, अपनी जान गंवाने का डर है उन्हें, इंफॉर्मेशन के ककून में ही जी रहे हैं, ऐसी खबरें दुनिया के कई अखबारों में रिपोर्ट की गई है। क्रेमलिन ने कहा है कि नाटो में जिस तरीके से फिनलैंड जुड़ा है तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, उसका रिटेलिएशन होगा। मॉस्को ने भी ये धमकी दी है कि रिटेलिएटरी मेजर्स हम लोग लेंगे इसके सामने। वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो पत्रकार जो पकड़ा गया था रशिया में, कल हमने ये खबर की थी, कल रात द्वारी के बीच बातचीत हुई रशिया और यूएसए में, और उसके बाद उसको अपना एक्सेस मिला अपने वकील के साथ बात करने के लिए। तो ये खबरें ज़्यादातर मीडिया में रिपोर्ट की गई है। यूक्रेन ने एक तरीके से आरोप लगाया है आर्मेनिया पे। आर्मेनिया जितने भी वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं रशिया पे, उनको बाईपास करने में मदद कर रहा है। तो मतलब रशिया का धंधा आर्मेनिया के थ्रू चालू है और आर्मेनिया उनको पूरी मदद कर रहा है, ऐसे इल्ज़ाम यूक्रेन ने लगाए हैं। दूसरी तरफ चाइनीज़ करेंसी जो युआन है वो मजबूत होती दिख रही है, डॉलर के मुकाबले इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट में करेंसी जा रही है। और रॉयटर्स का एक पोल भी हुआ, उसका सर्वे भी हुआ, जिसमें कहा गया है कि डॉलर अपना डोमिनेंस शायद धीरे धीरे खो रहा है, क्योंकि दूसरी करेंसीज उनकी जो रेट्स की जो मतलब प्राइसिंग है वो अच्छी है और लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। जैसे भारत का रुपया भी करीबन 68 कंट्रीज़ में ट्रेड होने जा रहा है, तो दूसरी करेंसीज जो वर्ल्ड की जो ऐसे एक्सेप्ट हो रही है, तो डॉलर का जो मतलब शेयर था वर्ल्ड मार्केट में वो करीबन 71% था, जो अब आके 59% पे आ गए, तो 12% उनका शेयर घटा है वर्ल्ड ट्रेड में। तो डिपेंडेंस ऑन डॉलर जिसको बोलते हैं वो शायद नहीं रहेगा अभी, ऐसी बात बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया में और करेंसी के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जापान ने एक सर्वे किया जिसमें 15 लाख लोग कोविड के बाद अकेले रह रहे हैं जापान में। और यूएस को फिलीपींस के कुछ मिलिट्री बेसिस है उनका एक्सेस मिल गया है, जो कि साउथ चाइना सी और ताइवान के नज़दीक है, तो कोई भी स्थिति के लिए यूएस तैयार है। ईरान ने कहा है कि जिस तरीके से सैटेलाइट और ये सब जो होता है आउटर स्पेस में आर्म्स लगाते हैं लोग, तो इसमें थोड़ा कंट्रोल किया जाए, ये इससे दूर रहा जाए, ऐसा ईरान ने कहा। इजराइल से खबरें जिस तरीके से आई, जो जेरूसलम में जो अलग अक्सा जो मस्जिद है जहाँ पे जेरूसलम मतलब इजरायली पुलिस ने जाके लोगों को पकड़ा मारा, तो साथ ही साथ रिटेलिएशन शुरू हो गए। गाज़ा के एक फैक्शन ने रॉकेट्स लॉन्च किए, तो दूसरी तरफ इजराइल भी तैयार बैठा है अपना हथियार बंदोबस्त लेके, जहाज पे, आर्टिलरीज पे और हवाई जहाज़ पे नज़र ताके हुए कि अगर कुछ बढ़ता है तो हमला हो जाएगा पैलेस्टीन में। तो पैलेस्टीन और इजराइल के बीच फ़िलहाल माहौल कुछ चरम सीमा पे और कुछ घर में कुछ भी हो सकता है, ऐसे हालात और ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं। इसको कंडेम भी किया गया है, ये जो भी हुआ है इजराइल में उसको कंडेम भी किया है अरब वर्ल्ड और अरब स्प्रिंग्स के कई नेताओं ने और लीडर्स ने। दूसरी तरफ फ्रांस ने मिलिट्री में जाने के लिए एज रिवाइज़ किए, अब आप
70 ईयर्स तक की उम्र, मतलब 17 साल, 17 नहीं 70, 17 साल की उम्र तक आप आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे ग्रह से एलियंस के रेडियो सिग्नल मिले हैं, तो मतलब ये भी वैज्ञानिक लगे इस खोज में कि पृथ्वी के अलावा भी कहाँ मानव बस रहे हैं, क्योंकि रेडियो सिग्नल्स मिले हैं। आगे बात करते हैं एशिया की, तो एशिया में ज़्यादातर खबरें अफ़गानिस्तान को लेके हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार ने वहाँ पे जो महिलाएं काम कर रही थी यूएन के ऑफिस में, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही साथ यूएन ने भी 48 घंटे कोई ऑफिस में ना आए, महिलाएं खास करके अफ़गानी महिलाएं, ये भी कहा है कि वो बात कर रहे हैं तालिबानी सरकार से कि क्या मुद्दा है, क्यों ये काम नहीं करने दिया जा रहा है। और मध्य एशिया की एक बड़ी खबर, मध्य एशिया से चौंका देने वाली खबर, बहुत सारी नदियों का पानी का जो जल स्तर होता है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे माहौल में मध्य एशिया के देश जो होते हैं उनको कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, वरना ये बाढ़ के हालात भी पैदा कर सकता है और बहुत सारी मतलब तबाही ला सकता है। जापान की सरकार ने एक कानून पारित किया जिसमें वो अब दूसरे देशों के डिफेंस प्रोजेक्ट्स फंड कर पाएंगी। तो अभी तो फिलहाल वो लोग मलेशिया और फिलीपींस में ये काम करने वाले, लेकिन आने वाले दिनों में जापान पार्टनरशिप भी कर सकता है और डिफेंस के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं दूसरे देशों में वो भी फंड कर पाएगा। चाइना से अगर हम बात करें तो चाइना ने कहा है जापान को कि अपना वो जो चिप एक्सपोर्ट वाला जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको थोड़ा अभी रिलैक्स कीजिए। कल तो चाइना ने कहा था भले रहा रिस्ट्रिक्शंस, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे चिप बनाने में, लेकिन लगता है कि पहले बात कर ली, अभी लगता है कि मामला कुछ हाथ से फिसल रहा है, तो अभी जापान को कहा है कि रिस्ट्रिक्शन आप हटा दीजिए। कोरिया से अगर हम बात करें तो दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका ने एक हवाई कवायद मतलब की, और उस हवाई कवायद में स्ट्रैटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स यूज़ किए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से साउथ चाइना सी में जो टेंशन बढ़ रही है नॉर्थ कोरिया को लेके, ऐसे माहौल में एक काउंटर मेजर एशियन एलाइज के साथ कैसे किया जाए, यूएसए ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। और नॉर्थ कोरिया ने जो उनके बॉर्डर रीजन की जो मार्केट्स है उनका टाइम एक्सपैंड किया है, टाइम बढ़ाया है, क्योंकि वहाँ पे आने वाले दिनों में किम जोंग उन फैमिली के किसी परिवार के सदस्य का जन्मदिन है, तो पब्लिक खरीदी कर सके। मतलब देखिए तानाशाह कैसे होते हैं, बाज़ार का टाइम भी नियंत्रित कर लेते हैं। तो इस वजह से वो टाइम मतलब मार्केट का बढ़ाया है कि आप खरीदी कीजिए, जश्न वश्न मनाना है, जो भी करना है। आगे बात करते हैं तो ताइवान के नेता और यूएस के नेता एक दूसरे से मिलने वाले हैं। हालांकि चीन ने मतलब चेतावनी दी थी कि ना मिलेंगे तो कुछ अच्छी बात नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी मिलने वाले हैं। म्यांमार नेवी ने 130 रोहिंग्या मुस्लिमों को अरेस्ट किया है जो मलेशिया जा रहे थे। और बांग्लादेश के जो कपड़ा बाज़ार में आग लगी थी उसको वहाँ के फायर फाइटर्स और आर्मी उसने मिलकर उस पर काबू पा लिया है। हालांकि नुकसान का जायज़ा लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ एशिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फिर से बढ़े, मतलब एकदम से तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन फिर से धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी, ऐसा एशियन डेवलपमेंट बैंक का मानना है कि चाइना में जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी और धीरे धीरे चाइना जैसे मतलब रीओपन हो रहा है, तो एशियन इकोनॉमी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी। डॉलर, जैसे मैंने कहा ऑलरेडी, रॉयटर्स का पोल का सर्वे तो ये बात है। और भारत की अगर हम बात करें तो पापा जोन्स रेस्टोरा जो है पिज़्ज़ा बनाते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरा जिसको बोलते हैं, सर्विंग फास्ट फूड, वो भारत में 2023 तक 650 आउटलेट्स खोलेगा, ऐसी खबर मिंट ने की है। आगे बात करते हैं मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व एशिया से। तो मिडिल ईस्ट से क्या खबर है? मिडिल ईस्ट से तो ज़्यादातर इज़राइल की खबर है। जैसे ये अल-अक्सा मस्जिद में जो हुआ, अरब स्प्रिंग्स के कई लीडर्स ने इसको मतलब इसकी कड़ी निंदा की है कि रमज़ान के दिनों में ऐसा होना बराबर नहीं है, ऐसा कहा है उन्होंने। और दूसरी तरफ गाज़ा ने रिटालिएट किया, तो सामने इज़राइल ने भी रिटालिएट किया है। और इज़राइल के वॉर प्लेन्स, आर्टिलरी और नेवल शिप उनके नज़र में है अभी पूरा का पूरा पैलेस्टीन। तो परिस्थितियाँ कुछ ठीक नहीं है इस वक्त इज़राइल और पैलेस्टीन को लेके। सऊदी अरेबिया और ईरान के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, वित्त मंत्री, बीजिंग में मिलने वाले हैं कल गुरुवार को। तो ये शुरू हो गया है, देखिए आगे क्या होता है। दूसरी तरफ एक खबर ये भी आ रही है कि ईरान, इराक, सीरिया और सऊदी अरेबिया के एनवॉयज़ और उनके जो डेलीगेशन है वो मिले मस्कत में। और उसके बाद
इजराइल को ऐसा लग रहा है कि शायद यूएस उनको बोलेगा कि आप ईरान के साथ एक इंटरिम न्यूक्लियर डील कीजिए, क्योंकि बहुत सारा मामला जिस तरीके से बनता दिखाई दे रहा है चीन के साथ, रशिया के साथ, ईरान के जो संबंध है रशिया के साथ, सऊदी और ईरान के बीच जिस तरीके से चीन ने वार्तालाप करवाए, तो ये संभावना है अभी, मतलब एक इंटरनेशनल चेस बोर्ड पे ये संभावना है, जो एनालिस्ट होते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के, इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो ये संभावना देख रहे हैं और इसके ऊपर एक पूरी रिपोर्ट है। ईरान जो ड्रोन अटैक्स हुए वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्ट्री कॉम्प्लेक्स पे शफान में, तो वो तहकीकात उसकी कर रहा है, लेकिन ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर ने हालांकि इसका कुछ ब्यौरा देते हुए ऐसा कहा है कि वो ऐसी कोई पोजीशन में नहीं है कि कंफर्म कर सके कि अटैक्स किसने किए और कैसे किए और क्या हुआ है। तो मतलब एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है ईरान की तरफ से। बगदाद और इराक से बड़ी खबर, तुर्की के साथ फिर से ऑयल का कारोबार शुरू, और इरबिल जो कि कुर्दिस्तान में है, इराक का ही हिस्सा है, और बगदाद, उनके बीच एक समझौता हुआ है तुर्की को ऑयल सप्लाई करने को लेके, और 3 और बड़ी रिफाइनरी के टेंडर्स, 6 मतलब रिफाइनरीज बनने वाली, उसमें 3 और बड़ी रिफाइनरी के टेंडर इराक ने फ्लोट किए हैं। और टोटल एनर्जीज जो अदानी के साथ यहाँ पे पार्टनर है भारत में, टोटल एनर्जीज ने कहा है कि वो $multi-billion डील करेगा इराक की सरकार के साथ, जिसमें कतारी एनर्जी भी मतलब उसकी एक पार्टनर है, बेनिफिशियरी है। तो कतार, ईरान और टर्की और फ्रांस, इनके बीच कुछ बड़ी मतलब एक ऑयल एनर्जी को लेके, या ऑयल एनर्जी सिक्योरिटी बोल दी उसको लेके, कुछ कवायद चल रही है। आगे बात करें, अज़ेरी और सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर्स, मतलब उनके वित्त मंत्री, अज़रबैजान और सऊदी अरेबिया के वित्त मंत्रियों ने एक टेलीफोनिक चर्चा की है। तो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट और एशिया के कुछ संबंध सुधरते हुए उसके आसार दिख रहे हैं। एक ज़माने में अज़रबैजान जो था वो फॉर्मर सोवियत यूनियन का हिस्सा था, और यूएस ने कहा है, जिस तरीके से सऊदी अरेबिया ने कहा था कि यमन में वो अभी वो युद्ध का अंत लाना चाहता है, हुथी रेबल्स जो ईरानियन बैक थे, जो लड़ रहे हैं सऊदी अरेबिया के सामने, और ईरान और सऊदी के रिश्ते अच्छे हो गए, तो वो युद्ध अभी समाप्त करने की घोषणा कर रहे हैं, तो उसको एक अंत लाए मतलब। तो उसमें यूएसए ने कहा है कि हम आपके साथ हैं, ये इसका मतलब सोल्यूशन निकालिए। आगे बात करते हैं, तो सऊदी अरमको ने एक डीसॉल्टर सिस्टम, उनका जो सफानिया ऑयल फील्ड है उसके लिए ऑर्डर दिया है यूएस की एक बड़ी कंपनी को। ये डीसॉल्टर सिस्टम्स जो होते हैं वो खारा पानी लेके उसको मीठा करते हैं, और फिर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए उसको कैसे लिया जाए उसके बारे में बात होती है। सुएज़ कैनाल फिर से एक बार खबर में, एक पता है आपको, एक बीच में एक जहाज जा रहा था ऐसे, और ऐसे टेढ़ा हो गया था और पूरा ट्रैफिक ब्लॉक हो गया था बहुत महीनों तक। बार्जिस ने हटाया और महा मेहनत से वहाँ से वो निकला। तो वही सुएज़ कैनाल फिर से अभी खबरों में है, क्योंकि वहाँ पे टैंकर्स का कोलिजन हुआ है ग्रेट ब्रिटेन लेक एरिया में। तो देखते हैं अभी कितना जल्दी ये ट्रैफिक फिर से वापस शुरू हो जाता है। इजिप्ट में महंगाई की दर जो है वो बहुत बड़ी है, इसकी वजह से जो रमज़ान महीने में जो चैरिटी करना चाहते हैं लोग, जो दान धर्म पुण्य कमाना चाहते हैं दान धर्म करके, उनका जो बजट है उसमें थोड़ी कटौती हुई है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट है इजिप्ट के एक मीडिया में। तो ये मुझे लगता है महंगाई डायन मार डालेगी, और ये सब जगह पे हो रहा है, महंगाई का दर बढ़ रहा है। टर्की अपनी एक नई हवाई व्यवस्था खड़ी कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम, और ये क्यों कर रहा है, क्योंकि रशिया और सीरिया के जो एयरक्राफ्ट है वो हॉस्पिटल्स और बॉर्डर क्रॉसिंग एरियाज़ में टारगेट कर रहे हैं। तो टर्की अब अपना एक नया प्लान लेके आएगा, ऐसी बात है हवाई डिफेंस का, मतलब डिफेंस, एयर डिफेंस का। आगे बात करें अफ्रीका से, तो अफ्रीका में क्या हो रहा है, मिस्टीरियस अफ्रीका, जैसे आज बहुत सारी मिस्ट्रीज अफ्रीका में। अफ्रीका में चाइनीज़ नेवल सर्वेलेंस शिप साउथ अफ्रीका के एक पोर्ट पे जाके रुक गया है, तो वो क्या करेगा पता नहीं, चीनी जहाज है समझ लीजिए, सर्वेलेंस शिप है। साउथ अफ्रीका का एक नागरिक जिसको लीबिया में 6 साल पहले उसका अपहरण किया गया था, उसको बेच दिया गया था अल कायदा के ग्रुप को माली में। अब वो जिंदा है, उसके बारे में एक स्टोरी आई है, मतलब कैसा कैसा होता है दुनिया में, आप देखिए। जिम्बाब्वे की सरकार ने जो उनके ऊपर गोल्ड स्मगलिंग के एलिगेशंस लगे थे उसको लेकर उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि इसके मामले में जो भी अभी मतलब तहकीकात है, जो भी करना है वो करेंगे। माली की जो हालात है, माली जो देश है अफ्रीका में, उनकी जो हालात है वो यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि थोड़े खस्ता है और परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है।
अफ्रीकन यूनियन पीस कीपर्स के कॉन्वॉय को मतलब एक धमाका हुआ, उनकी जो कॉन्वॉय जा रही थी, और सोमालिया में हुआ है ये घटना, सोमालिया में हुई है दुर्घटना। हालांकि इंजरीज़ का रिपोर्ट अभी तक सामने आया है। आगे बात करें तो दूसरी तरफ इथोपियन इंटेलिजेंस ने एक अम्हारा टेरर ग्रुप जो है वहाँ का, नाम भी इनके बहुत अजीब होते हैं, तो ये अम्हारा टेरर ग्रुप जो है वो कुछ हमला करने वाला था, तो इथोपियन इंटेलिजेंस ने वो हमले को मतलब ज़ीरो कर दिया है, नहीं होने दिया। उनके इंटेलिजेंस और उनके ऑफिसर्स ने उन लोगों को, हमलावरों को पकड़ लिया है। सिएरा लोनी ने जो पॉलिटिकल रैलीज होती है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, इलेक्शंस आने वाला है तो बोले कोई किसी तरह की पॉलिटिकल रैलीज नहीं होगी। तो कैसे बात करेंगे नेता आप लोगों के साथ? सोशल मीडिया के जरिए, पता नहीं। इजिप्ट और साइप्रस के बीच एक कोऑपरेशन एनहांस करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है, और मीडिया से बहुत ही मतलब ज़बरदस्त खबर, आजकल अफ्रीका से मीडिया से बहुत ही ज़बरदस्त खबरें आ रही है। जैसे बर्किना फासो ने फ्रांस के 2 जर्नलिस्ट को निकाल दिया, नायरोबी में जर्नलिस्ट पे हमले हुए, कल महिला पत्रकारों की खबर आई अफ्रीका से कि वो नौकरियां छोड़ रही है क्योंकि सैलरीज इतनी अच्छी नहीं है। आज जो खबर है वो ज़बरदस्त है, उसका मैं हेडलाइन पढ़ना चाहूँगा कि हेडलाइन बहुत ही अच्छी है। आरटी मूव्स इट्स पॉन्स इन अफ्रीका। आरटी माने रशिया टुडे, मूव्स इट्स पॉन्स माने अपने वजीर चेस बोर्ड पे चलाना शुरू कर दिया। ये खबर बेसिकली ऐसी है कि अल्जीरिया में, अल्जीरियस करके जो उनका कैपिटल है, राजधानी, वहाँ पे रशिया टुडे जो आरटी, अभी आरटी के नाम से आरटी ने अपना ब्यूरो खोला है। अब अल्जीरिया में सरकार जब तक चाहती है तब तक ही आप मतलब बात कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। तो ये जो मतलब डबल स्टैंडर्ड्स है उसको लेके रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने बहुत ही अच्छी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट निकाली है, और ये मुझे लगता है पढ़नी चाहिए। आगे हम बात करें केन्या का जो प्राइवेट सेक्टर, उसकी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो थोड़ी स्लो हुई है, क्योंकि वहाँ पे शीलिंग घिस रहा है। जैसे यहाँ पे हमारा रुपया टूटता है डॉलर के सामने, वहाँ पे शीलिंग टूट रहा है और महंगाई की दर ज़्यादा है। तो मतलब सब जगह पे शायद यही परिस्थितियाँ हैं। उसमें तेल के कटौती, मतलब तेल का जो प्रोडक्शन है उसकी कटौती की बात, तो महंगाई वैसी की वैसी बढ़ती जाएगी, करेंसीज टूटती जाएगी। ऐसे माहौल में सर्वाइव होना थोड़ा टफ हो जाता है। मतलब आपकी आमदनी बढ़ती नहीं है उस लेवल पे जिस तरीके से आपकी करेंसी गिरती है, तो ये समस्याएं होती है। दूसरी तरफ हम बात करें तो रवांडा को जो लोन देने वाला था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, करीबन 319 मिलियन डॉलर्स यानी कि 32 करोड़ डॉलर्स की जो लोन थी, उसके लिए जो एग्रीमेंट हुआ है उसके ऊपर दोनों पक्ष से कार्यवाही हुई और उसको मतलब कैसे आगे लिया जाए उसके बारे में भी मतलब एक रिव्यू हो चुका है इसके बारे में। आगे बात करें यूरोप से ज़्यादातर समाचार अगर हम बात करें तो रशिया और यूक्रेन को लेके हैं। रशियन इंटेलिजेंस ने एक वार्निंग दी, एक चेतावनी दी है कि यूक्रेन में जो लड़ाई अभी है वो एक धार्मिक स्वरूप पकड़ रही है। अब कौन से धर्म और कौन से गुट के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं ये समझना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ये समाचार इसलिए आ रहे हैं कि यूक्रेन ने 40,000 रिक्रूट्स को ट्रेन किया है काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रैटेजीज के लिए, और जो ट्रूप्स आएंगे रशिया के उनके सामने लड़ने के लिए। बाखमुत में बहुत सारा मतलब गंद मचाया वैगनर ग्रुप के मशीनरीज ने, लेकिन अल्टीमेटली वो अभी कब्जा जमाए। लेकिन बाखमुत एक मतलब ऐसा रण मैदान रहा कि उनको मतलब रशियंस को लोहा लेना पड़ा यूक्रेनियंस के सामने, मर्सिनरीज को। तो ये हालात है। रशिया ने दूसरी तरफ वार्न किया है नाटो को कि बेलारूस में हम ऑलरेडी हमारा एक न्यूक्लियर स्टेशन तो लगाने की बात थी, साथ ही साथ हम वहाँ पे मतलब जो मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट है उनको अपग्रेड कर रहे हैं, न्यूक लेवल का बना रहे हैं, न्यूक अपग्रेड लगा रहे हैं उसमें। और दूसरी तरफ पुतिन के एक सुरक्षा के अधिकारी जो कि रशिया से अभी निकल चुके हैं, हालांकि रिपोर्ट एसोसिएटेड प्रेस की है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, वो अपने परिवार के साथ जहाज में रशिया से भाग चुके हैं। अब रशिया से निकलने के बाद एपी ने ये स्टोरी की है कि उन्होंने कहा है कि पुतिन जो है वो एक वॉर क्रिमिनल है और उसके सामने उस तरीके से तहकीकात होनी चाहिए, या जो भी मतलब जिस तरीके से आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो अरेस्ट वारंट उनका निकाला है, तो कहीं ना कहीं ये उस पर कुछ फिक्स बैठता है। और आज जो खबर है कि वो छुप रहे हैं बंकर्स में, तो उस लेवल पे शायद जा सकता है। आगे बात करें
रशिया और यूक्रेन की सबसे बड़ी असर कहाँ देखने को मिली है? मॉस्को के उस फैंसी बार्स और रेस्टोरेंट में, जहाँ पे खाना बहुत महंगा होता है, बड़े बड़े मिलेनियल ओलिगार्ड्स ये लोग वहाँ खाना खाने आते हैं, लेकिन एक तो ऐसा महंगा खाना बनाने के लिए आपको जो चीज़ें लानी पड़ती है उसका इंपोर्ट महंगा है, वेस्टर्न सैंक्शन है रशिया के ऊपर, और दूसरी तरफ ऐसे जो ग्राहक होते हैं, पैसे वाले ग्राहक, ओलिगार्ड्स, मिलेनियल्स, वो है नहीं, वो रशिया छोड़ के भाग चुके हैं। तो मतलब ये खंडहर होने की तैयारी में वहाँ के बार्स और रेस्टोरेंट्स। हालांकि ज़्यादातर तो वहाँ पे रशियन माफिया ही ये सब कंट्रोल करता है, बट नुकसान ही कर रहा है धंधे में भी फिलहाल। देखिए आगे क्या होता है। आगे अगर हम बात करें तो इस मुद्दे और इस रशिया और यूक्रेन के मुद्दे को लेके मैक्रोन जो है वो अभी फ़िलहाल वाइट हाउस में है, बाइडन के साथ उनकी बातचीत हो रही है, और चीन का जो मतलब रोल रहेगा ये पीस टॉक्स में, यूक्रेन पीस टॉक्स में, उसके बारे में दोनों नेताओं ने चर्चा की। तो कहीं मतलब ऐसे आसार दिख रहे हैं कि वेस्ट भी अभी इन मुद्दों को सीरियसली ले रहा है और शायद ये युद्ध किसी लेवल पे आके रुकेगा, ऐसी संभावनाएं फिलहाल तो दिख रही है। आगे देखें क्या होता है। दूसरी तरफ यूक्रेन जाने वाला एक कार्गो जहाज वो टर्की के कोस्ट पे डूब गया है। 9 क्रू मेंबर्स उनके मिसिंग हैं, 3 लोगों की मौत हुई है, और स्विस रेगुलेटर्स ने वार्न किया है कि स्विट्ज़रलैंड की जो बैंकिंग स्पेस है उसमें बहुत ही बड़ा गहरा संकट है अगर क्रेडिट स्विस दिवालिया होता है। क्रेडिट स्विस को यूबीएस ने खरीदने की बात की थी, लेकिन अगर क्रेडिट स्विस दिवालिया होता है, क्रेडिट स्विस को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही है बाज़ार में, तो अगर क्रेडिट स्विस दिवालिया होता है तो स्विट्ज़रलैंड की बैंकिंग व्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रहार होगा, बहुत बड़ी मार होगी। स्विट्ज़रलैंड आपको पता है किसके लिए फेमस है? स्विस बैंक, स्विस चॉकलेट, स्विस चीज़, और स्विस बैंक्स में पड़ा काला पैसा। ठीक है। पुर्तगाल में मतलब जो हाउसिंग क्राइसिस है वो ऐसे स्तर पे पहुंच गई है कि वहाँ पे जो डाइवर्स नेबरहुड्स है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको इवैक्यूएशन नोटिस दिए जा रहे हैं, जो कि वहाँ के अगर नागरिक नहीं होते हैं तो, और गरीब लोगों को सताया जा रहा है। तो वल्नरेबल रेसिडेंट्स जो होते हैं उनको मतलब अभी टास्क पे लिया जा रहा है, उनको इवैक्यूएशन नोटिस दी जा रही है। इटली चैट जीपीटी पे बैन लगाएगा, प्रतिबंध लगाएगा। यूरोपियन नेशंस चाहते कि स्ट्रॉन्गर रिस्ट्रिक्शंस हो इसके ऊपर, तो इसके चलते प्राइवेसी रेगुलेशंस जो है आयरलैंड और फ्रांस और सब जगह से, तो मतलब इटली भी अभी बोल रहा है कि भाई चैट जीपीटी नहीं चाहिए हमको। और दूसरी तरफ यूके के एक मिनिस्टर है, वो चाहते हैं कि जो शब्द सेक्स है उसको बायोलॉजिकल के साथ रिप्लेस किया जाए, उसके लिए वो एक कानून पर भी काम कर रहे हैं। तो क्यों हो रहा है, अगर पढ़ना है आपको तो हमारी वेबसाइट पे जाके जो लिंक दी गई है उसको आप सर्च कीजिए, और आपको मतलब यूरोपियन सेक्शन में जो है, एसेंट्रिक यूरोप सेक्शन में है, तो लिंक आप पढ़ सकते हैं कि क्यों हो रहा है। हम बेसिकली हाइलाइट्स ही देते हैं, तो समाचार मतलब आप पढ़ने की एक इच्छा रखते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, साथ ही साथ अपने देश में क्या हो रहा है उसको भी आप कंपेयर कर सकते हैं। अपना जीवन का स्तर कैसे सरकार अच्छा कर सकती है, नागरिक कैसे अच्छा कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मतलब आप सोच सकते हैं। इसलिए हम सब समाचार नहीं देते, खाली हाइलाइट्स देते हैं। आगे बात करें अमेरिका से। अमेरिका में जैसे मैंने कहा, हालांकि सब हेडलाइंस हमने डाली हमारे रिपोर्ट में, ज़्यादातर हेडलाइंस ट्रंप को लेके ही है, ट्रंप के अलावा कुछ समाचार ही नहीं है। लेकिन ऐसे माहौल में कनाडा में जस्टिन ट्रूडो जो उनके प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि ट्रूडो मतलब एक प्लान लेके आ रहे हैं कनाडा की क्लीन इकोनॉमी के लिए। और चौंकाने वाली खबर टीडी बैंक यानी कि टोरंटो डोमिनियन बैंक की है। करीबन $3.7 बिलियन यानी कि 370 करोड़ 370 करोड़ डॉलर्स का उनका एक्सपोजर है कनाडा की हाउसिंग स्लोडाउन मार्केट में और दूसरी कुछ यूएस मार्केट्स में। तो इसको लेके बहुत चिंता के बादल गहराए हैं कि ये बैंक का क्या होगा। मैक्सिको ने चाइना से मदद मांगी है कि अपने फेंटाइल के शिपमेंट्स वो कम करे, क्योंकि यूएस उनको परेशान कर रहा है। मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने चाइना के प्रेसिडेंट से कहा है। दूसरी तरफ इबेरड्रोला करके जो एक यूटिलिटी कंपनी है, वीज परिवहन करती की जो कंपनी है स्पेन की, वो मैक्सिको में अपनी एसेट्स बेच के यूएस सब्सिडरीज में पैसा लगाएगी। उनकी मैक्सिको की जो एसेट्स है वो करीबन $6 बिलियन यानी कि 600 करोड़ डॉलर की, तो उसमें से जो एसेट सेल करके जो पैसा आएगा वो यूएस सब्सिडरीज में लगाएगी। रशियन बिलियनर का जो सुपर लग्जरी यॉट जो था कैरिबियन आइलैंड्स के एक द्वीप पे एंकर्ड था, वो उसकी बेचने की शुरुआत हो गई है और वो बहुत नज़दीक है, मतलब वो बेच देंगे उसको।
31 मार्च तक उसकी डेडलाइन दी गई थी, क्योंकि ओनरशिप को लेकर बहुत सारे मामले आ रहे थे। कैरिबियन देशों में जिस तरीके से आर्म्स की स्मगलिंग होती है, यूएस आर्म्स की, क्योंकि यूएसए आर्म्स देता है यूक्रेन को, यूक्रेन से वही आर्म्स डार्क नेट से स्मगल होते हैं, मैक्सिको की जो क्राइम कार्टेल्स या ड्रग कार्टेल्स उनके पास आते हैं। तो इसको लेके वहाँ के जो मतलब जुडिशरी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, लॉ मेकर्स, उन्होंने कहा है कि इसके बारे में एक निष्पक्ष तपास होनी चाहिए, निष्पक्ष एक मतलब जांच होनी चाहिए। आगे बात करते हैं तो अर्जेंटीना, जो कि जहाँ पे महंगाई का दर 100% से भी ज़्यादा है, वो कुछ बातें कर रहा है यूएस से अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए, कि कैसे यूएस के साथ बायलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ाई जाए। और हेटी में जो राइट्स ग्रुप है उनका मतलब किडनैपिंग्स, उसमें 3 गुना बढ़त देखने को मिली है। तो यूएन ने तो ऑलरेडी कहा था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, कि हेटी मतलब एक गैंग रूल्ड नेशन बन रहा है। इसमें ये समाचार। ब्राज़ील से अगर हम बात करें तो ब्राज़ील की अथॉरिटीज़ ने एक नया कानून पारित किया है कि आप डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन कैसे करेंगे, लोग प्रदर्शन कैसे करेंगे। 8 जनवरी को जिस तरीके से वहाँ पे रायट्स हुए, पब्लिक निकल आई बोल्सोनारो के विरोध में, तो इसके चलते ये ब्राज़ीलिया में कैसे आप प्रदर्शन विरोध करेंगे, इसको लेके कानून पारित किया गया है। फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग वेसल जो होता है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में यूज़ होता है। ब्राज़ील का एक ऐसा वेसल चाइना के एक शिपयार्ड में बन रहा है, उसकी डिलीवरी बहुत ही जल्दी मिलेगी। आगे बात करें फाइनेंशियल सेक्टर से तो ब्राज़ील इन्वेस्टमेंट बैंक BTG पक्चुअल, वो एक तरीके से एक स्टेबल कॉइन डॉलर बैक्ड करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने जा रही है। और कोस्टारिका के जो मतलब कोस्टारिका चाहता था कि रशिया को सिका में लिया जाए, लेकिन फ़िलहाल माहौल बराबर नहीं, ऐसा करके ये प्रपोजल जो वो साइड पे रख दी गई। तो रशिया और चीन जिस तरीके से लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को प्रभावित करना चाहते हैं अपनी विचारधारा के ज़रिए, उसमें कहीं ना कहीं एक रोड़ा आ गया है। एक बहुत ही बड़ी खबर, यूरोपोल और ब्राज़ीलियन पुलिस ने जो एक ऑपरेशन किया जिसमें कोकेन रिंग, जो कोकेन स्मगलिंग रिंग है, उनको बस्ट किया साउथ अमेरिका में, जिसके फुटप्रिंट्स बोलीविया, पराग्वे और ब्राज़ीलियन पोर्ट्स तक शामिल थे। तो सब जगह पे वो फैली हुई थी वो स्मगलिंग रिंग कोकेन की, तो उनको उन्होंने मतलब वो पूरा उनका नेटवर्क ध्वस्त किया है। आगे बात करते हैं प्लेफुल पैसिफिक से। प्लेफुल पैसिफिक से अगर हम बात करें तो ज़्यादातर फॉलोअप न्यूज़ है। कल जैसे ऑस्ट्रेलिया में बात हुई कि एल्बनीज़ ने कहा कि भाई टिकटॉक नहीं गवर्नमेंट फ़ोन्स पे, और ऐसे वक्त पे जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और चीन के जो राजद्वारी थे वो मिलने वाले थे, तो आज एंटनी एल्बनीज़ ने कहा है कि भाई मुझे कोई चाइना आने के लिए कोई न्योता नहीं दिया गया। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की जो खबर थी कि चाइना के कैमरा लगे उनकी सरकारी बिल्डिंगों में और नेता के घर, तो आज न्यूजीलैंड ने भी मतलब बयान दे दिया, उनके एक मिनिस्ट्रियल स्टेटमेंट आ गया है कि भाई अनलाइकली है कि हम ऑडिट करेंगे चाइनीज सिक्योरिटी कैमरा, जैसा है वैसा चलने दो, दुनिया ऐसे ही चल रही है। देखिए भाई साहब, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में शायद साइबर क्राइम बढ़ सकता है। ऐसा एक साइबर क्राइम डेटा थेफ्ट का जो विक्टिम है उन्होंने कहा है कि जो टेक्नोलॉजी कंपनीज जिस तरीके से काम कर रही है उन पर अगर सही तरीके से नकेल नहीं कसी गई तो ये क्राइम्स बढ़ सकते हैं। एक नए ड्रोन प्रोग्राम को ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट से फंडिंग मिला है, और ऑस्ट्रेलिया डिफेंस का जो एक एक्सपो होने वाला है उसका एक सेल्स कैटलॉग वो बाहर निकला है, मतलब रिलीज़ हुआ है आज। और न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड में 10 साल के लिए विमेंस गेम को कैसे बढ़ावा दिया जाए उसके ऊपर एक प्लान पे न्यूजीलैंड की सरकार काम कर रही है। और न्यूजीलैंड में जो कार 2022 में बहुत ही सक्सेसफुल हुई थी, वो 2023 में क्यों स्ट्रगल कर रही है, वो क्यों नहीं, मतलब उसका सेल क्यों नहीं बढ़ रहा है। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, पढ़नी चाहिए मुझे लगता है। आगे बात करें फ्रोजन पोलार्स की, तो फ्रोजन पोलार्स में क्या हो रहा है। न्यू रिसर्च बिल्डिंग इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में जो नई रिसर्च बिल्डिंग है उसको सील कर दिया गया है इन द टाइम ऑफ विंटर्स, एंड विंटर्स के टाइम पे मतलब उसको कैसे कार्यरत किया जाए उसके बारे में बात हो रही है। जो अंटार्कटिका करंट में जो समस्या हुई है उसको लेके एक मतलब समाचार प्रसिद्ध हुए, उसमें कहा गया है कि मीडिया का जो साइलेंस है ये अच्छा नहीं है, तो इसके मुद्दे पे मीडिया को भी अभी बात करना शुरू करना पड़ेगा। तो लगता है इसकी ज़्यादा खबरें आएगी आने वाले दिनों में। दूसरी तरफ रशिया ने आर्कटिक में न्यूक्लियर वेपन्स का डिप्लॉयमेंट हैवी कर दिया है, फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन किया उसके बाद। और जवाब में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने भी मतलब कहा कि हम एग्रेसिवली काम कर रहे हैं आर्कटिक की जो स्ट्रैटेजी उनकी पॉलिसी है उनके ऊपर। और रशिया शायद जिस तरीके से चीन का और तुर्की का जो वर्चस्व बढ़ रहा है आर्कटिक्स में, उसमें आर्कटिक सी रूट पे अपना जो वर्चस्व है रशिया शायद खो सकता है, ऐसी एक रिपोर्ट है, न्यूज़ रिपोर्ट। और बहुत ही एक अच्छी रिपोर्ट scroll.in में है जहाँ पे
हज़ारों साल तक भारत की जो वर्षा ऋतु है उसके ऊपर आर्कटिक का क्या असर रहा है। तो मुझे लगता है ये सब खबरें आज के दिनों में पढ़िए और जाइए हमारी वेबसाइट पे देखिए और आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। कल हनुमान जयंती है तो आपको हनुमान जयंती की शुभकामनाएं।